ज़ैनुल-इब्रा के दिल की सदा है, ज़ैनुल-इब्रा के दिल की सदा है, हम ये दिल ज़वार में होगा। जब आप उन मुतालिबों को पूरा करने को उठेंगे तो ख़ुद आप अपने नफ्स के फ़ातिह होंगे। जब अपने नफ्स के फ़ातिह होंगे तो फ़ातिह माशरा भी बनेंगे, फ़ातिह कायनात भी बनेंगे। आप जानते हैं, अभी गुफ्तगू हो रही थी यहाँ पर हम लोगों की, हमारे भाई ने कहा कि अभी मौलाना ने तिलावत कुरान की ये दीनी तालीम है और जो आप लोग को पढ़ाना है मुझे वो दुनियावी तालीम है। तो ये बंटवारा कभी नहीं रहा इस्लाम में। इस बात को भी हमारे ज़हनों से निकल जाना चाहिए। देखिए, हर इल्म दीन है, कोई भी इल्म ऐसा नहीं है कि जिसका ताल्लुक़ दीन से ना हो। समझे आप हैं, ला रब्बी वला याबिसन इल्ला फ़ी किताब मुबीन, हर ड्राई और वेट इसी कुरान से निकला है। समझे आप, इसी किताब मुबीन से निकला है। तो ये डिमार्केशन हम नहीं कर सकते। ये इल्म दीन है, ये इल्म दुनिया है। हर इल्म का शहर इल्म रसूल की ज़ात है, बाब शहर इल्म खतीब मिंबर सलूनी की ज़ात गिरामी है। समझे आप हैं। अब क्या है, इसको समझना होगा इस एतबार से कि इल्म दीन है क्या। जाहिर सी बात है, हमारे बच्चे जब घरों से चलते हैं, उनकी नीयत में अगर यह है कि हम दीन के लिए काम करने जा रहे हैं, समझे आप हैं, फॉर सीकिंग द प्लेजर ऑफ अलमाइटी, हम खुशनुदी खुदा की खातिर बढ़ रहे हैं, तो सड़कों पे कदम रख के अपनी तालीमी इदारों में नहीं जाते, बल्कि मलाइका के परों पे जाया करते हैं। ये मर्तबा है उनका, ये रुतबा है उनका। समझे आप हैं। तो यही वजह है कि कुरान करीम ने अलहम के अलिफ से लेकर वन्नास के सीन तक, मौलाना बैठे हैं, पूछिएगा, कहीं पर दुनिया के मुकाबले में दीन को परवरदिगार नहीं लाया है। जब भी उसने बात की है, गुफ्तगू की है, अद्दुनिया वल आखिरा, अद्दुनिया वल आखिरा, अद्दुनिया वल आखिरा, तो फिर दीन क्या है? दीन क्या है? दीन वो कॉमन फैक्ट है, वो कदर मुश्तरक हकीकत है जिसके बिना न दुनिया बन सकती है न आखिरत संवर सकती है। हदीस मौजूद है, अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरा, व्हाट इज़ फॉर्न फॉर हियर आफ्टर, दुनिया आखिरत की खेती का नाम है। ये दीन बताएगा कि यहाँ कैसे बोया जाए और वहाँ कैसे काटा जाए। हर वो इल्म जिसके बिना आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाए, वो ज़रूरत बन जाता है, वही इल्म दीन होता है। कभी कानून था, कभी फ़लसफ़ा था, आज के वो साइंस और टेक्नोलॉजी है, और जो हैं अज़ीज़ों, वो लोग मदारिस में पढ़ाए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जा रहे हैं, उन सबको आप देखें। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी गलती जो हुई अज़ीज़ों, वो ये हुई कि आपके सामने मिसाल मौजूद है, इस हिंदुस्तान की तारीख़ है, कहीं दूर नहीं जाना है, कि जब अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बहाने से यहाँ कदम रखा और फोर्ट विलियम कॉलेज की इब्तिदा हो गई, तो धीरे धीरे करके उन्होंने पूरी तरह से हिंदुस्तान को कैप्चर कर लिया। तो फ़ारसी उस वक्त हमारी जो थी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज थी, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। हम तरसील का काम इससे लेते थे, अपनी बात को पहुँचाते थे, ऑफिशियल लैंग्वेज भी थी और आमतौर से गैर मुस्लिमों की ज़बान पे भी और मुसलमानों की ज़बान पे भी। तो एक दौर था वो अजीज़ों। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया कि अपने वर्चस्व को बढ़ाया, अपने कहना चाहिए अख्तियार को बढ़ाया, अपने दायरे ममलकत को बढ़ाया। धीरे धीरे करके वो इतना हावी हो गए कि उन्होंने फ़ारसी को मनसूख कर दिया और अंग्रेज़ी को नाफिज कर दिया। उस वक्त सबसे बड़ी गलती जो हुई वो ये हुई कि फतवे आ गए मुख्तलिफ मदारिस से। और आप जानते हैं, हम तो माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी में, हम तो बहुत छोटे थे, समझे आप हैं। आज भी हमारी वो हैसियत नहीं है। मैं मुसलमानों की बात बता रहा हूँ, जो आज मुसलमान पिट रहा है दुनिया में, तो वहाँ से आए कि अंग्रेज़ी पढ़ना हराम है और फ़ारसी पढ़ना वाजिब है। नतीजा ये, फ़ारसी मनसूख की जा चुकी थी, ऑफिशियल वर्क रुक चुके थे। सर सैयद का मजमून आया वाक़या तरसील की नाकामी का अलमिया इसी के ऊपर है कि हम कम्युनिकेशन कर नहीं सकते, कैसे करें, समझे आप हैं। तो वहाँ पे ये हुआ और नतीजा ये हुआ कि मुसलमान पीछे रह गए, दूसरी कौमें आगे चली गई। इसके माने ये नहीं कि फ़ारसी ना पढ़िए, बहुत रिच लिटरेचर है फ़ारसी में, बहुत कुछ मौजूद, मजहबी ज़ख़ीरे बहुत मौजूद हैं, अदबी ज़ख़ीरे मौजूद हैं, सब। लेकिन जहाँ पे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए उसे टॉप प्रायोरिटी पे रखिए अज़ीज़। तो यही दीन है और यही दीन का मकसद है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपके सामने यही आएगा कि जिस वादे इलाही को इक़बाल ने आपके सामने डिस्क्राइब किया है, अनफाल फाउंडेशन के शुक्रिया के साथ हम आपको मुतवज्जे करना चाहते हैं कि मोहम्मद से वफ़ा तो हम तेरे हैं, जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।
कैसे हैं कैसे हैं खैरियत हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों ने सुना कि दीन के लिए आपको दुनिया में आगे बढ़ने के लिए दीन भी कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और एजुकेशन जो है वो उसके अंदर सब कुछ आता है। आपको जो दुनियावी एजुकेशन है उसको भी हासिल करना है और आपको देखना है कि आप जो दीनी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं वो आपकी दुनियावी करती है हासिल करने में। अब वो कैसे होगा कि जब आप एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे या एक अच्छे इंजीनियर बनेंगे तो उसके साथ एक अच्छा इंसान भी बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये ज़रूरी होना इसलिए है क्योंकि हम लोग मानने वाले हैं अहले बैत के, और उन्होंने हमारे लिए कोई गाइडलाइन सेट की है कि आप दुनिया में अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करें, अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट करें, और उसके लिए आपको दीन और दुनिया दोनों की बैलेंस करके रखना होगा ताकि आप दीन में भी एक्सेल करें और दुनिया की जो एजुकेशन का सिस्टम है उसके अंदर भी आगे जाएं, एक अच्छा डॉक्टर और एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा फिनांस या एक अच्छा एडवोकेट बनना, आप एक अच्छा टीचर बने, ठीक है, ताकि आप जब आगे दूसरी जनरेशन्स को आप पढ़ाएं या उनको आप कोई किसी तरह का गाइडेंस प्रोवाइड करें तो उसके अंदर वो सारा चीज़ रिफ्लेक्ट हो, ठीक है। इसी के साथ हम आवाज़ देंगे मौलाना यामीन साहब को। वो आप लोगों को अगेन एजुकेशन और हमारे जो उलमा हैं और जो हमारे मराजे हैं और हमारे जो आइम्मा हैं उन्होंने क्यों एजुकेशन पे इतना ज़्यादा जोर दिया उसके बारे में एक 5 मिनट बताएंगे और इंशाल्लाह फिर उसके बाद हम लोग प्रोग्राम को 1-on-1 सेशन के लिए आगे लेके जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। पेरेंट्स दोनों लोग हैं। मैं 3 चीज़ें आप हज़रात के सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। पहली चीज़ इल्म की अहमियत और ज़रूरत, और दूसरी चीज़ पेरेंट्स के लिए कि बच्चों के इल्म हासिल करने के लिए फ़िज़ा और माहौल का बनाना, और तीसरी चीज़ हर चीज़ बेलगाम और बेकंट्रोल हो सकती है, तो इल्म को कंट्रोल करने के लिए कौन सी चीज़ है? ये 3 बड़ी अहम चीज़ें हैं। कुरान मजीद जो आप देखते हैं 30 पारे का कुरान है, सूरह हमद से वन्नास तक आयतें हैं। कुरान का पहला सूरा जो कुरान में लिखा है वो कौन सा है? सूरह हमद, जबकि ये गलत है। सूरह हमद सबसे पहले नहीं नाजिल हुआ। कुरान की जब आयत नाजिल होना शुरू हुई हैं, सबसे पहली आयत और सबसे पहला जुमला कुरान का इक़रा यानी पढ़ो, यानी परवरदिगार आलम ने दीन की शुरुआत पढ़ाई लिखाई से की है, इल्म से की है। अल्लाह बताना ही चाहता है कि बगैर इल्म के न तुमको दीन मिलेगा न दुनिया मिलेगी, सीधी सी बात। इसके अलावा कुरान में अजीब मज़ीद जो है दूसरी आयतें अलग अलग ताबीरात के साथ, मसलन हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, क्या तुम गुमान करते हो, सोचते हो कि पढ़े लिखे लोग और बेपढ़े लिखे लोग दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं। मौला कायनात ने नजुल बलागा में बेशुमार हदीस है कि इल्म जो है मोमिन की खोई हुई दौलत है, जहाँ मिले वहाँ ले लो। रसूलुल्लाह ने कहा कि इल्म हासिल करो माँ की आगोश से लेकर और कब्र तक, यानी जब तक आंख बंद ना हो जाए जब तक इल्म हासिल करते रहो। इसका मतलब इल्म की कोई उम्र नहीं है, जब भी जहाँ भी इल्म मिले इल्म हासिल करो, चाहे तुमको चीन तक जाना पड़े, वसीन
ये चीन का लफ्ज़ क्यों कहा गया? क्या चीन वाले बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे? नहीं। जिस वक्त ये हदीस कही गई उस वक्त चीन का सफ़र सबसे ज़्यादा सख्त था, सबसे ज़्यादा मुश्किल सफ़र था। बहुत ज़्यादा पहाड़ियाँ थी, बहुत ज़्यादा जंगलात थे, लुटेरे थे, डाकू थे, वहाँ तक जाना मुश्किल हो, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो ये हदीस में जो ताबीर आई है कि चाहे चीन जाना पड़े, यानी चीन जैसा सख्त तरीन सफ़र भी अगर तुमको करना पड़े तो जाओ और इल्म हासिल करो। इस तरह से हदीसें भरी पड़ी हैं हमारी अइम्मा तहार अलैहिमुस्सलाम की, कुरान में आयात। तो ये सब क्या बताती है हमको? इल्म की ज़रूरत, इल्म की ज़रूरत, इल्म की अहमियत। इस वक्त आप देख रहे हैं कि कोई भी काम इल्म के बगैर हो रहा है। यहाँ तक आप ये जो मोबाइल चला रहे हैं, कंप्यूटर चला रहे हैं, ये भी बगैर इल्म के नहीं है। अगर थोड़ी मोड़ी इंग्लिश आदमी को नहीं आती तो मोबाइल नहीं चला सकता। आप देखें इतने टेक्नोलॉजी के ज़माने में, पेशरफ्ता ज़माने में भी आजकल कुछ लोग वो छोटा वाला मोबाइल लेके और बात कर रहे हैं। एक छोटा वाला मोबाइल क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या उनके पास पैसे नहीं है? नहीं, उनको इतना इल्म नहीं है कि ये आजकल के मोबाइल को ऑपरेट कर सके। समझे आप? तो जो मौजूदा ज़माने की जो चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए भी इल्म चाहिए। इल्म इसलिए नहीं कि हमको नौकरी करना है, इस इल्म इसलिए नहीं कि हमको सर्विस करना है, इल्म इसलिए नहीं कि हमको एक बड़ा सा इंस्टीट्यूट खोलना है, बड़ा सा कॉलेज और यूनिवर्सिटी वगैरह खोलना है। नहीं, अभी जो आप प्रोजेक्ट खरीद के लेके आते हैं इस्तेमाल के लिए, उसमें भी इंग्लिश लिखी होती है, उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी लिखी होती हैं कि उसको इस्तेमाल करने का उसमें तरीका लिखा है। अगर आपको वो इल्म नहीं है तो आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। लिहाजा इल्म की ज़रूरत आपके ज़िंदगी के हर मरहले में है। ये एक बात। दूसरी बात ये, पेरेंट्स बच्चों का नाम लिखा के स्कूल में और भूल जाते हैं कि अब हमारी जिम्मेदारी कुछ है। जब महीना पूरा होने वाला है, बच्चे ने कहा कि डैडी, बाबा, अब्बा फीस देना है, तो कहने ठीक है दे देंगे। अब वो बेचारे सोचने लगे कैसे क्या करना है। बहरहाल वो फीस का इंतज़ाम कर दिया, कापी चाहिए, बुक चाहिए, बैग चाहिए, ये सब कर दिया। उसके बाद वो साल भर भूल गए बच्चा क्या कर रहा है। नहीं, घर में आप बच्चे को वो माहौल दे रहे हैं कि जिसके ज़रिए से बच्चा इल्म हासिल कर सके। आप ये देख रहे हैं कि बच्चे का दोस्त कौन है, बच्चे की उठक बैठक किसके साथ है, बच्चा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, मोबाइल में बच्चा कौन सा गेम खेल रहा है, कौन सा सीरियल देख रहा है, टीवी पे क्या चल रहा है, क्या कौन सी चीज़ें इन लोगों को देखने का शौक है, इसके ऊपर आपकी नज़र होना चाहिए। बच्चा बुक लेके बैठा हुआ है पढ़ने के लिए, आप फ़ोन पे बिजी हैं। गांव में फ़ोन लग गया, आधा घंटा जो है रिश्तेदारों से बात कर रहे हैं। ये बताइए किस बच्चे का ज़हन लगेगा पढ़ने में? या आप टीवी खोल के बैठे हैं, फिल्म देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं और बच्चे से बोल रहे हैं कोने में बैठ के किताब पढ़ो, पढ़ेगा? मैं तजुर्बा बताऊं आपको, आप नमाज पढ़ रहे हो ना, बगल में लोग बात कर रहे हैं तो आपके कान उधर लग जाते हैं। यानी आप नमाज में भी महफूज नहीं है, अपने कानों के ऊपर आपको कंट्रोल नहीं है। तो बच्चा किताब पढ़ रहा है और आप उसको जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं, और आप उम्मीद ये रखें कि बच्चा अच्छे से पढ़ेगा। आपका टीवी चल रहा है, आप मियाँ बीवी बैठ के बातें कर रहे हैं, घर वाले बैठे बातें कर रहे हैं, कोई रिश्तेदार आ गया उनसे जो है बातें हो रही हैं पता नहीं कहाँ कहाँ की, और आप उम्मीद ही रखें कि बच्चा जो है किताब पढ़ के काबिल बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा। नहीं, आप घर के अंदर माहौल पैदा करें बच्चे के पढ़ने के लिए। दूसरी बात यह कि बच्चा बाहर क्या कर रहा है, इल्म हासिल कर रहा है या नहीं, स्कूल जा रहा है या नहीं, ट्यूशन जा रहा है। ऐसा तो नहीं ऐसा दोस्त बिगड़ा हुआ उसके साथ में है कि ट्यूशन के नाम से निकलता है, पहुंच जाता है कहीं और, जब छुट्टी का टाइम होता है तो घर आ गया, ट्यूशन गए थे। तो कभी कभी हारे खाएंगे आप जो है ट्यूशन वाले से फ़ोन करके, नहीं जाने का टाइम फ़ोन करके पूछ लो भैया हमारे बच्चे की हाजिरी है कि नहीं बराबर, हाजिरी बराबर है, बच्चा पढ़ने में कैसा है। स्कूल में खाली फीस देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है पेरेंट्स की,
कभी कभी महीने में एक बार जाके स्कूल टीचर से पूछ लो कि हमारा बच्चे का पढ़ाई का कैसा क्या चल रहा है, हाजिरी कैसी है, गैर हाजिरी कैसी है, शैतानी कैसी है, पढ़ने का उसका रुझान कैसा है, पढ़ने की तवज्जो कैसी है। तो ये माहौल पैदा करना आपका काम है। अब तीसरी चीज, हर चीज बेलगाम हो सकती है, तो इल्म भी तो बेलगाम हो सकता है। हाँ? जंगली जानवर देखा है? नहीं देखा, सुना है, डिस्कवरी में देखा होगा, किताबों में पढ़ा होगा। जंगली जानवर कैसे होते हैं? वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। आप जंगली जानवर को पकड़ के लाइए, दरवाजे पे खड़ा कीजिए, उसको आटा दीजिए, रोटी दीजिए, घास दीजिए, खिलाइए, पेट भर के। जैसे ही आप जाएंगे, अगर आपने उसको बांध के नहीं रखा है तो क्या होगा? भाग जाएगा। अगर देखा सामने वाला बच्चा है, कमजोर है, तो उसको मार देगा। तो जंगली जानवर को कंट्रोल में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बांधना पड़ेगा। आपने देखा हर एक जानवर के कंट्रोल करने के तरीके अलग हैं। ऊंट को क्या किया जाता है? नाक में नकेल डाली जाती है, नाक में नकेल डाली जाए, रस्सी बांधी जाती है, यानी उसको आप खींच लें तो वो बेबस हो जाएगा। उसकी बहुत उसके पूरे जिस्म का जो सबसे कमजोर पॉइंट ये नाक है, तो इसलिए इसमें इसको छेद करके नकेल डाल दी जाती है। अब इसको जब खींचेंगे तो बेबस हो जाता है। फिर वो इतना ताकतवर ऊंट है, यानी 8-10 इंसान भी अगर उसके सामने आए तो वो सबको रौंद देगा। लेकिन एक नकेल जो है उसको काबू में रखे हुए घोड़े के लगाम डाल दी जाती है। घोड़े के नकेल नहीं डालते हैं, घोड़े के क्या डालते हैं? लगाम डालते हैं। घोड़ा इस लगाम से मजबूर हो जाता है, बेबस हो जाता है। कितना मजबूत घोड़ा है, कितने लोगों को खाली अपने पैरों से रौंद दे, कुचल दे, लेकिन उसकी लगाम जो पड़ी है तो उसी से वो कंट्रोल होता है। बिल्कुल बहुत तेज दौड़ रहा है, लगाम खींच ली एक बार की जगह पे, जैसे इमरजेंसी ब्रेक लग गई, खड़ा हो गया, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकता है। तो हर चीज को रोकने के लिए एक ब्रेक होती है, कंट्रोल होता है। जैसे जानवरों के लिए, वैसे जैसे गाड़ियों के लिए। ये जो हमारा ये इल्म है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमको क्या चाहिए? देखिए, मैं पहले मिसाल दूं, बाद में उसका हल बताता हूं। एक बच्चा है, पढ़ लिख के इंजीनियर बन गया, उसके बाप ने बड़ी गुर्बत में पढ़ाया, पैसा नहीं था, बड़ी मुश्किल से जो है फीस का और ड्रेस का, स्कूल का इंतजाम किया, किसी तरह बेचारा पढ़ गया। अब उसके जहन में क्या है? हमारे बाप ने जितना लगाया है उससे ज्यादा वसूलना है। हैं? इंजीनियर बन गया मसलन। अपने काम में वो बाईमान नहीं है, वो सोच रहा है कि हमको पैसा निकालना है, जो हमारे पढ़ाई में लगाया गया, और जो हम बहुत परेशानी से, तंगी से जो हम पढ़े हैं, हमारे माँ बाप ने जो इतनी मुश्किलात झेली है, उसको निकालना है, वसूल करना है। तो नतीजा क्या कर रहा है? वो अपने काम में बेईमानी कर रहा है, रिश्वत ले रहा है, काम में कोताही कर रहा है। अगर कहीं बिल्डिंग बन रही है तो उस मटेरियल में जो है घोटाला कर रहा है, यानी हर चीज में गड़बड़। एक डॉक्टर बन गया, वो अपनी डॉक्टरी के पेशे में वो घोटाला कर रहा है, मरीजों के साथ खेल रहा है, बेतुका पैसा ले रहा है, मजबूरी का फायदा उठा रहा है, और ज्यादा बिगड़ गया तो बीमार का कोई ना कोई किडनी और गुर्दा, फेफड़ा निकाल के बेच दिया। ये क्यों कर रहा है? ये क्या उसको तनख्वाह नहीं मिल रही है? क्या उसको फीस नहीं मिल रही है? क्या उसको पैसा नहीं मिल? इसके अलावा भी उसको चाहिए, यानी उसका जो इल्म है वो बेलगाम हो गया है, वो जंगली जानवर की तरीके से बेकाबू हो गया है। तो दुनिया के जितने भी इल्म है वो बेकाबू हो सकते हैं, बेलगाम हो सकते हैं। उसके कंट्रोल के लिए क्या चाहिए? कंट्रोल के लिए इलाही इल्म चाहिए, दीन का इल्म चाहिए, कुरान का इल्म चाहिए।
कि जहां पर वो गुनाह करने लगे, गलत उसका कदम बढ़े, वहीं पर परवरदिगार का दिया हुआ इल्म, कुरान का इल्म, अहले बैत का इल्म फौरन उसको लगाम की तरीके से खींच ले। क्या कर रहे हो, ये हराम है, क्या कर रहे हो, ये गुनाह है, क्या कर रहे हो, खुदा देख रहा है, क्या कर रहे हो, ये गलत है। कहने का मकसद क्या हुआ, दीन के इल्म के साथ दुनिया का इल्म होना जरूरी है। अगर दीन के साथ दुनिया का इल्म नहीं हुआ तो दुनिया का इल्म बेलगाम हो जाएगा, बेकंट्रोल हो जाएगा, आप उसको काबू में नहीं कर सकते, इल्म सारा बेकार हो जाएगा, इंसान बेकार हो जाएगा। जब वो गुनाह करने लगेगा, गलत यूज करने लगेगा, गलत इस्तेमाल करने लगेगा। तो मेरी पेरेंट्स से गुजारिश है, आप ये ना समझिए कि दुनिया की सारी तरक्की इंग्लिश में घुसी हुई है। ये ना समझिए कि बच्चा जो है इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया तो आप दुनिया के सबसे कामयाब माँ बाप बन गए, ऐसा नहीं है। मरने के बाद वो अंग्रेजी पोएम नहीं कब्र पे बैठ के पढ़ेगा, सूरह फातिहा पढ़ेगा, लेकिन सूरह फातिहा भी तो याद कर रहा हो। वो डॉक्टरी फार्मूले कब्र पे बैठ के नहीं पढ़ के देगा आपको, वो कब्र पे बैठ के कुरान पढ़ेगा। मरने के बाद वो इंजेक्शन नहीं लगाएगा आपकी कब्र पे बैठ के। सदका और खैरात और नमाजें और ये सारी चीजें जो आप छोड़ के गए हैं वो आपको चाहिए। लिहाजा कामयाबी, दुनियावी कामयाबी के लिए दुनियावी इल्म, लेकिन दोनों कामयाबी के लिए दीन का इल्म। दीन का इल्म आपके जो दुनियावी इल्म है उसको कंट्रोल में करेगा, और मरने के बाद जो इल्म काम आता है वो ये इंग्लिश और इंजीनियरिंग और डॉक्टरी ये सब काम नहीं आएगी, ये सब इलाही इल्म काम आएगा। लिहाजा मेरी पेरेंट्स से गुजारिश है कि बच्चों को दोनों इल्म दीजिए। अगर वो 6 घंटा स्कूल में गुजारते हैं, 4 घंटा ट्यूशन में, 10 घंटा, तो कम से कम आधा से 1 घंटा उनको दीन के इल्म के लिए भेजिए। या तो अगर बच्चे के पास टाइम नहीं है, किसी आलिम से, तालिब इल्म से बोलिए वो घर पे आए ट्यूशन दे जाए, और नहीं तो बच्चे के पास अगर टाइम है तो उसको मकतब व मदरसे भेजिए कि वहाँ जाके टाइम, वहाँ जाके वो ले ले। जिस बेकार इल्म के लिए, यानी जो दुनियावी इल्म 40-50 साल सिर्फ काम आता है, उसके लिए आप 10 घंटा अगर इस्तेमाल कर सकते हैं, 10 घंटा दे सकते हैं, जो दीन का इल्म, जो दीन और दुनिया आखिरत में सब कहीं काम आता है, उसके लिए 1 से 2 घंटा तो निकाल सकते हैं आप लोग। बहुत खुशी होती है, हमारे शिया बच्चे भी बहुत ज़्यादा इल्म हासिल कर रहे हैं। कोई ऐसा घर नहीं जिसका बच्चा इल्म हासिल ना कर रहा हो। लेकिन अफसोस की बात यह है, स्कूल तो भरे हैं, ट्यूशन तो भरे हैं, इंस्टीट्यूट तो भरे हैं, लेकिन मदरसे खाली है, मकतब खाली है, मस्जिदें खाली हैं। अगर मकतब खाली है, मस्जिद खाली है, मदरसे खाली है, इसका मतलब यह है कि आप कामयाब नहीं हैं, आप अधूरा इल्म दे रहे हैं बच्चों को। मुकम्मल इल्म अगर है तो दोनों इल्म दीजिए, तब आप भी मुकम्मल होंगे, कामयाब होंगे, आपका बच्चा भी कामयाब होगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। तो आप लोगों ने सुना कि आप लोगों को कामयाब होने के लिए क्या करना है, एजुकेशन हासिल करनी है, चाहे वो दीनी एजुकेशन हो या दुनियावी एजुकेशन हो। दुनियावी एजुकेशन हासिल करना बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ अगर दीनी एजुकेशन आप हासिल करेंगे तो दीन और दुनिया दोनों में कामयाब हो सकेंगे। एक आप एक सक्सेसफुल इंजीनियर, डॉक्टर, एक अच्छे इंसान के साथ बने। ठीक है, तो आप लोगों को दोनों चीज़ पे फोकस करना होगा। जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी बच्चे हैं, तो आप लोग ये बताइए कि आप लोगों ने आगे क्या बनना है, इसके लिए कुछ आपके दिमाग में ख्याल है अभी? इसमें से कुछ कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि वो आगे चल के डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो अपना हाथ उठाएं। माशाअल्लाह। और कोई? ठीक है, इंशाल्लाह हम लोग इसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे, और बच्चों के अंदर वो चीज़ बनने के लिए क्यों ज़रूरी है कि आपको डॉक्टर बनना है, क्यों ज़रूरी है कि आपको इंजीनियर बनना है, इसकी तरफ हम लोग इंशाल्लाह उनको लेके जाएंगे। और ये
चीज़ें हासिल करने के लिए जो हमने पहले बताया था कि इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, आपने नाम सुना होगा IIT, आपने नाम सुना होगा एम्स, आपने बॉम्बे के अंदर कुछ ऐसे अच्छे बड़े कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग के लिए साबु सिद्दीक है, मेडिसिन के लिए कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पे जाना है। अगर आपको डॉक्टर बनना है, आपको CA बनना है, आपको IAS या IPS बनना है, तो वो कॉलेज या वो इंस्टीट्यूट्स क्यों ज़रूरी है और वो किस तरह के इंस्टीट्यूट्स होते हैं, आपको किस तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिलती है, उसके लिए 2 मिनट जिब्रान भाई आपको बताएंगे और इंशाल्लाह फिर उसके बाद हम लोग 1-on-1 का जो सेशन है वो 2nd फ्लोर पे लेंगे, जहाँ पे हमारे पास हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स अवेलेबल होंगे। जिब्रान भाई, Okay, let's have this as an interactive session. अल्हम्दुलिल्लाह हमने उलमाए इकराम से काफ़ी दर्स ले लिया है। ठीक है, why are we here? These are the 3 questions which we have in front of us. So I want someone to read it. पहला क्वेश्चन क्या है, जल्दी बताए कोई। इंटरैक्टिव रखिए, इसको एक तरफ का नहीं रखते हैं, क्योंकि अभी हमको क्या है, बोलना है, आगे बढ़ना है, काम करना है। हम यहाँ क्यों आए हैं? Let's have this focus, है ना। हम क्यों आए यहाँ पे, कौन बताएगा? बोलो बोलो जल्दी यार, ये ऐसा नहीं बोला यार, इतने बैठे बोले, एक नहीं बता रहे क्योंकि आप नहीं बोलेंगे तो हम आपको उठा के पूछेंगे। एक तरफ का, हाँ मैं फिर फिंगर करूँगा, जल्दी बोलो। हाँ, गाइडेंस पानी, वेरी गुड। तो गाइडेंस किसको दे सकते हैं? जिसके पास एक फोकस है। ठीक है, एक बंदा बोल रहा है भाई मैंने ये बनना है, सही, किसी ने सोचा है बैठ के, कभी तो सोचा होगा, किसी को देखा होगा, ठीक है, उसको देखा वो इंजीनियर है, उसने इतना में भी कमा लिया या इतना यहाँ अचीव किया या ऐसा किया, ठीक है, तो उसके दिमाग में आता है कि मेरे को भी ये करना है ना, डॉक्टर बनना है, कुछ देखा होगा, कुछ फील किया होगा, सही। सो पहला क्वेश्चन, व्हाट एम आई रियली गोइंग टू डू। सो ये आपके पास खुद से आना चाहिए, सही, तो मुझे करना क्या है ना। मैं नहीं बोलूँगा आप अभी जैसे आजकल बोलते हैं ना, मैं देखो तो डॉक्टर बनना ही है, वो बंदा भाई नहीं बनना है, उसको कुछ और करना है। तो ये फोकस हमारे पास क्लियर होना चाहिए। जब तक ये फोकस नहीं है हम आगे कुछ नहीं कर सकते, है ना। आपको हिदायत भी खुदा देता है, लेकिन काम किसको करना है, हरकत किसको करनी है, खुद को, सही। सो व्हाट एम आई रियली गोइंग टू डू, ये हमको खुद पता होना चाहिए कि हमको क्या करना है खुद से, सही। विच फील्ड टू सिलेक्ट, अगेन द सेम क्वेश्चन, इंटर रिलेटेड, कि कौन सी फील्ड में जाना है। इंजीनियरिंग एंड डॉक्टरी क्योंकि इतनी ज़्यादा फेमस है ना, इसके लिए सबके दिमाग में वही है, वरना बहुत ज़्यादा फील्ड है। आज इंडिया में आप देखेंगे तो इतनी फील्ड है कि हम सोच नहीं सकते, सही। साइंस में कितने सारे आते हैं, उसके नीचे कॉमर्स है, आर्ट्स है, वगैरह वगैरह। हाउ कैन आई गेट दैट? सो दिस इज व्हाट वी आर हियर फॉर, करेक्ट। एक फोकस आपका चाहिए कि आपने क्या करना है, फिर उसके बाद गाइडेंस क्या है वो इंशाल्लाह जो भी यहाँ पे एक्सपर्ट्स बैठे हैं वो आपको दे सकते हैं, ठीक है। अब ये जो सेशन रहेगा ना, इसमें कैसा है कि 8th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक, 8th 9th 10th में क्या रहता है, आप डिसाइड करते हैं कि आपको क्या करना है, सही। 10th के बाद में आप एक बड़ा कॉल लेते हैं, आइदर यू वांट टू गो इनटू साइंस और यू वांट टू गो इनटू कॉमर्स, यू वांट टू गो इनटू आर्ट्स, सही। एक बार आपने वो स्ट्रीम ले ली ना, उसके बाद फिर चेंज नहीं कर सकते, है ना। कोई बंदा बोले कॉमर्स लेके मैंने डॉक्टर बनना है, तो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, इतना तो सबको पता है ना, है ना, इतना पता है। कॉमर्स लेके बोलेगा डॉक्टर बनना है तो पॉसिबल नहीं है। तो 10th के पहले 8th 9th 10th में ये गाइडेंस होना जरूरी है कि भाई मेरे को क्या करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेना है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेना है, जो भी लेना है वगैरह वगैरह। 12th के बाद क्या होता है, अब एक बार आपने साइंस या कॉमर्स या जो भी ले लिया ना, फिर कॉमर्स के बाद भी काफ़ी वास्ट है, साइंस के बाद भी काफ़ी चीज़ें हैं, अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं, मे बी वो लोग एक सेशन या एक इंटरेक्टिव सेशन कर सकते हैं, बट मेन फोकस जो रहेगा वो 8th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड का रहेगा, ठीक है, जो हम 1-on-1 ऊपर 2nd फ्लोर पे बैठेंगे। सो नाउ इंशाल्लाह टॉक्स आर ओवर, लेट्स गेट टू द एक्चुअल वर्क। तो आप लोग ऊपर जाके बैठ सकते हैं, एक एक कॉर्नर में एक एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठेगा, तो उसके पास लाइन से एक बार जाएंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाह आप लोग। तो आप लोग जो बच्चे 8th 9th 10th 11th 12th में है वो ऊपर जाएंगे, और जो बच्चे ये ग्रेड्स में नहीं है वो यहाँ पे वेट करिए, हम लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आपको कुछ और क्वेश्चन है, आपको कोई तरह का किसी तरह का कोई क्वेश्चन करना है तो आप लोग कर सकते हैं। एक चीज़, और आप लोग 2 मिनट रुक जाइए, हम लोग पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ऊपर पहुँच जाए, और उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह आप लोगों को ऊपर ले चलें। एक चीज़ अरे ये खत्म नहीं हुआ है। ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहे थे ना, इसमें जाना क्यों लोगों का मोटिव रहता है, अभी हम लोग को ये नहीं पता आप लोग का किस तरह का, IIT हो गया, एम्स हो गया, क्यों लोग इतना मतलब सोचते हैं कि वहाँ जाना है। किसी को आइडिया है? किसी को आइडिया है वहाँ की सैलरी पैकेज क्या स्टार्ट होती है? हाँ, छोड़ो तुक्का मारो, बोलो, लेकिन बोलो, ऐसे बैठे रहोगे तो कैसे करोगे? एनुअल 3 लाख नहीं भाई, 3 लाख
50 lakhs, ओके हाँ अबव एवरेज है, पर एक 20 से 25 लाख एक स्टार्टर प्रेशर की रहती है। एक आईआईटी का बंदा निकला हुआ है ना, मे बी आईआईटी पवई, आईआईटी खड़गपुर, ये जो है ना आईआईटी इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर इंजीनियरिंग, सही। वैसे एमबीए के लिए भी है और आपके डॉक्टरी के लिए भी है। सो ये जो टॉप के इंस्टीट्यूट है ना, जैसे मैनेजमेंट में टॉप 20 स्कूल्स है, सो ये सब में ना 24 लाख 20 लाख से सैलरी स्टार्ट होती है। आप लोग सोच रहे हैं कितना हुआ वो पता है, दैट इज द पैकेज। 24 लाख मैंने बोला तो महीने का कितना हुआ तुम बताओ, चलो कोई दूसरा ले बताओ। 2 लाख, वेरी गुड, 2 लाख रुपया महीना। किसका? एकदम फ्रेशर बच्चा 21 साल का निकला हुआ कॉलेज का 2 लाख रुपया महीना ले रहा है, सही। एक नॉर्मल स्कूल का या नॉर्मल कॉलेज का उधर पहुंचने के लिए कितने साल लगते पता है? पता है कितने साल लगते हैं? मे भी 10 से 12 साल लगभग। जरूरी नहीं है कि भी वो वहाँ पे पहुँच जाए, हाँ वो भी जरूरी नहीं है, लेकिन उतना टाइम लग जाता है। सो ये टॉप इंस्टीट्यूट्स के लिए जो तैयार करते हैं ना, ये लोग मे बी 7, 8 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड से इनका ना दिमाग में ऐसा फोकस रहता है, भाई मैंने ये करना है, ठीक है, मैंने ये पहुंचना है, तब जाके वो लोग आईआईटी या आईआईएम या ऐसे इंस्टीट्यूट में पहुंच पाते है ना। हमेशा नाके पे बैठ के चाय मारते रहेंगे तो पहुंचेंगे उधर, नहीं पहुंचेंगे ना। तो ये फोकस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी गाइडेंस के लिए तो खुदा भी है और बहुत सारे लोग हैं। जो इंसान कुछ ढूंढता है तो उसको वो कहीं ना कहीं से मिल जाता है, बट यू नीड टू हैव द फोकस, गॉट इट। और बाकी दीन और दुनिया का बैलेंस तो आपको माशाल्लाह उलमा इकराम ने दोनों ने बहुत अच्छा बताया कि ये दोनों को बैलेंस रखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप दीन में बहुत आगे निकल गए, दुनिया भी छोड़ दी, फिर दुनिया में इतना आगे निकल गए, फिर उल्टी सीधे काम करके आड़ा टेढ़ा पैसा कमा रहे, वैसा भी नहीं। ये बैलेंस लेके चलना है, ठीक है। चले ठीक है। तो आप लोग रुकिए, हम लोग ये लोगों को ऊपर हम लड़कियां हैं, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते ज़्यादा दूर भेजने के लिए। मुंबई के कॉलेजेस से थोड़ा चलो पूना तक अलाउ कर दिया, आगे जाने नहीं मिलेगा ज़्यादा। तो वो स्टेट लेवल का जो काउंसलिंग होता है वो हमें हेल्प करता है। तो वो जब तुम फॉर्म भर रही हो नीट के बाद जब तुम काउंसलिंग का फॉर्म, कॉलेज प्रायोरिटी फॉर्म होता है, जब तुम भर रही हो तो उसमें तुम डाल सकते हो कि मुझे ये कॉलेजेस में चाहिए, ये फील्ड चाहिए। अच्छा, अभी तुमको जैसे MBBS नहीं लेना है तो तुम MBBS के कॉलेजेस या MBBS की फील्ड को चूज़ नहीं करो, तुम BDS करो, BPT करो। बट मैं ऐसा सजेस्ट करूँगी, करो सारे तुम टिक करो वहाँ पर, इसको चूज़ करो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए, तुमको अच्छा मिल जाए। ऑब्वियसली BDS से अच्छा है MBBS, है ना। ज़रूरी है नीट एंड टेस्ट के लिए? हाँ, नीट इज़ मस्ट। नीट के बगैर तुम BDS नहीं कर सकते, क्योंकि वो एलिजिबिलिटी है। अब किसी भी कॉलेज में जाओगी ना, मैनेजमेंट में भी जाओगी तो वो पूछेगा तुमने नीट दिया है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, मैनेजमेंट सीट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। जैसे डीम्ड कॉलेजेस हैं, DY पाटिल है, भारतीय विद्यापीठ है, जैसे डीम्ड कॉलेजेस होते हैं, यहाँ पे उनकी जो सीट्स होती है मतलब उनकी जो फ़ीस होती है वो काफ़ी कॉस्टली होती है। अब जो है उन लोगों ने अपनी सीट्स थोड़ा 5% सीट वगैरह नीट को दिया है। नीट वाले इन कॉलेजेस में भी अपनी सीट रखते हैं, तो जैसे तुम्हारे अच्छे मार्क्स आए तो ये कॉलेजेस भी तुमको मिल सकते हैं जो डीम्ड कॉलेजेस हैं। सेकेंडली, डीम्ड के अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं। मुंबई में तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं BDS के लिए। बेस्ट है, नायर है, सेंट जॉर्ज JJ की तरह होता है, ग्रैंड डेंटल कॉलेज है, बेस्ट वो है। देन तुम्हारा नायर है, फिर और जो छोटे छोटे कॉलेजेस हैं ये लाइक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उनमें भी फ़ीस ज़्यादा नहीं होती और बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। MGM है, येरला है, नबी मोहम्मद तुम्हारे मतलब हार्बर लाइन में वो साइड पे है, पनवे कामोटे और खारगर एरिया में, देन नेरुल में तेरना है। ये सब कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे तुमको मिल सकता है, लेकिन नीट इज़ मस्ट। और डाइटिशियन के लिए भी? डाइटिशियन के लिए एक कोर्स है तुम्हारा BSc, तुम होम साइंस करती हो ना, उसमें भी तुम न्यूट्रिशनिस्ट जब हो जाओगी तो तुम डाइटिशियन हो जाओगी। तो उसमें भी नीट ज़रूरी है? उसके लिए शायद नीट नहीं है, उसके लिए तुमको ग्रेजुएशन ही करना पड़ेगा। ये देखो, ये इस पे नहीं दिया है, बट होम साइंस होता है ना, उसमें भी तुम न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हो। होम साइंस किया ना अगर तुमने BSc होम साइंस से, तो उसमें तुम न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हो। तो उसका स्कोप अच्छा है? हाँ, न्यूट्रिशन के लिए तो अभी बहुत ना हर कोई कॉन्शियस हो गया है। डाइटिशियन के लिए थोड़ा सा मोटापा हो रहा है, जल्दी जल्दी डाइटिशियन को पकड़ो। हर हॉस्पिटल एक डाइटिशियन रखता है ना, छोटा सा पॉलीक्लिनिक भी होगा तो एक डाइटिशियन रखता है। देन अब जैसे बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो अपने एक डाइटिशियन रखते हैं, और कुछ नहीं तो यूट्यूब है
एक अच्छी डाइटिशियन हो, यूट्यूब चैनल को ऐसे ही हो जाएगा। पता वो अभी इधर बैठी थी ना, वो आप बोल रहे थे बहुत अच्छा है लड़कियों हाँ, के दैट लिए। इज़ DMLT। उसने जो किया है ना वो DMLT है। जैसे नर्सिंग होता है, नर्सेज होती हैं, तो वो तो पूरा एक 4 साल का कोर्स है। तो वैसे DMLT होता है, दैट इज़ DMLT मतलब समझ लो एक डिप्लोमा कोर्स है। तुमको उतनी वैल्यू नहीं है नर्स जैसी, बट काफ़ी वैल्यू है। तो उसमें क्या रहता है? उसमें तुम नर्स जैसी ही रहोगी एकदम। हाँ जी। हाँ, जैसे छोटे मोटे जो ये होते हैं हॉस्पिटल्स, वहाँ पे तुमको नर्स की तरह ही हायर करते हैं। उसका ज़्यादा फीस भी नहीं है, कम टाइम में हो जाता है, 3 इयर्स में हो जाता है। DMLT इज़ अ गुड ऑप्शन। और वो रहता है ना ब्लड टेस्ट करते हैं, लैब टेक्नीशियन होता है, वो भी BSc ये जैसे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, मेडिकल लैब सबका टेक्नीशियन, तो ये सब ग्रेजुएशन है, ये सब पैरामेडिकल कोर्सेज है। इसके लिए आपको नीट नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, तो उसका स्कोप भी अच्छा है। बहुत अच्छा है। अभी जो साइंस के जितने भी कोर्सेज हैं ना, बहुत लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है। तो उसका क्या रहेगा लैब टेक्नोलॉजी का? लैब टेक्नोलॉजी में जैसे हम कितने साल का कोर्स है? ये शायद 3 इयर्स का, ये BSc के साथ होता है ना, BSc जैसे होती है वैसे ग्रेजुएशन कोर्स ही है, 3 इयर्स का होता है ये। वो DMLT भी 3 इयर्स का है, आफ्टर 12 3 इयर्स का रहता है कोर्स। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, गूगल सर्च करोगी तो मिलेगा तुमको। अच्छी स्कोप है उसकी। मैं फ़ोटो ले लूँ क्या? तुम ये वाला ले लो, इसका फ़ोटो ले लो, चलेगा। ये तुम्हारे लिए है। तो लॉ को आपको इंटरेस्ट क्यों है, यानी क्या करना है फ्यूचर में? मुझे सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है। मेन बन सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। मगर पहले अभी आप कौन से स्टैंडर्ड में हो? 12th हो चुका 12th हो चुका है, तो अभी क्या कर रहे हो? है। आगे मैं कंफ्यूज हूँ, मैं कैसे करूँ लॉ की तो लॉ के लिए पहले आपको, अभी 12th है ना, तो 12th के अभी बेसिकली इसके अंदर 3 इयर्स का कोर्स होता है, 5 इयर्स का कोर्स होता है। तो अगर आपको अभी से जैसे एक फोकस बना लिए मुझे जज बनना है, इंशाल्लाह बन जाएंगे, ऐसा नहीं है कि कोई हारने कि नहीं बन सकते। तो मगर उसका प्रोसीजर होता है, पहले वकील बनना पड़ेगा, फिर उसके बाद लोअर कोर्ट का जज बनना पड़ेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट का बनेगा। तो एक स्टेप वाइज होता है ना। तो अभी आपको लॉ में ज्वाइन करना है। तो लॉ कैसा करेंगे आप ज्वाइन? आप जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है इसका भी, तो आप मैं आपको साइट बता देता हूँ, आप फ़ोटो खींच लीजिए। आप वो साइट पे एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भर दीजिए। अभी आपने कहीं ज्वाइन नहीं किया है ना, तो वो ऑनलाइन एग्ज़ाम, 12th का रिजल्ट भी नहीं आया, 10 को आएगा। करेक्ट, वो आप उसका एग्ज़ाम दे दीजिए। एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जैसे NET डॉक्टर का होता है, IIT CA का होता है, वैसे LLB का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होता है। आप उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम देके एलिजिबल कर सकते हैं, तो आप 5 इयर्स के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे मुंबई में बहुत जगह अवेलेबल है 5 इयर्स कोर्स का। रिजवी कॉलेज है, सिद्धार्थ कॉलेज है, और GLC कॉलेज है, बहुत सारी कॉलेजेस है। अभी और आपको क्या जानना है? अभी जैसे आप बोले आपको वो जज बनना है, तो उसके लिए पहले आपको आपकी लॉ की डिग्री कंप्लीट करना पड़ेगा 5 इयर्स। उसके बाद आपको 5 इयर्स का कोर्स होता है, तो 5 इयर्स कम से कम प्रैक्टिस चाहिए। 5 इयर्स प्रैक्टिस के बाद आपको जज के लिए एग्ज़ाम्स अलग से होते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद जब आप कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो ना, उसके बाद उसके एग्ज़ाम्स होते हैं कि आप इतने साल 5 साल प्रैक्टिस कर लिए तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जज के लिए। तब आप पहले हाई कोर्ट के जज बनोगे, या लोअर कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज बनोगे। फिर जैसे थोड़ा जैसे हाँ स्टेप बाय जैसे एज के क्राइटेरिया होता है, उसको आप पार करोगे तो आप वो भी बन जाओगे। तो अभी आपको लॉ में एडमिशन लेना है, उसके बारे में जानना है, तो एक साइट है, ये आपको मैं साइट बता देता हूँ, आप इसका फ़ोटो खींच लीजिए। एंट्रेंस एग्ज़ाम देके, और अगर मैं बिजनेस और मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड हूँ तो उसके लिए मुझे क्या? बिजनेस एंड मैनेजमेंट के लिए ये भाई है। और आप मुझे लॉ का बता दीजिए। लॉ का बता दीजिए। ये साइट है, फोटो खींच लीजिए। ये साइट पे आप जाएंगे तो आपको एंट्रेंस एग्जाम्स का डिटेल्स मिल जाएगा।
इसके बाद आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे देंगे तो आप कोई से भी कॉलेज, जैसे CET का रिज़ल्ट आ दिया था तो उसके बाद आप कोई से भी कॉलेज में आप एलिजिबल, जहाँ आपके एज पर मार्क्स आपको जहाँ में वो होंगे। और कुछ, और यानी यही नहीं कि आपको सिर्फ फोकस, आप लॉयर बन के और बहुत कुछ कर सकते हैं। सिर्फ यानी आप तो एक माइंड सेटअप लेके चल रहे हो, वो बहुत अच्छा है। आप डायरेक्ट टॉप लेवल पे लेके चल रहे हो कि मेरे को वो बनना है तो बनना है, कुछ नहीं। आप इनिशियली स्टार्ट करेंगे ना, कम से कम मैजिस्ट्रेट से स्टार्ट करो, कम से कम मैजिस्ट्रेट पे हो जाएंगे, वो आपका टारगेट माशाल्लाह से अच्छा है। उसके अंदर भी अलग अलग फील्ड होती है। मैंने अपने स्कूल के टीचर से जब पूछा ना तो उन लोगों ने मुझे बताया कि जब तुम्हारा 12th हो जाएगा उसके बाद तुमको सोशल साइंस वगैरह से तुमको वो ऐसा लेना है। ऐसा कुछ नहीं है। आप BSc करके भी आप भले से आप BCom कर लो, BSc कर लो, BA कर लो, आप कोई से भी फील्ड से लॉ में जा सकते हो। फिलहाल अभी 12 से, अगर आप 12 से जाओगे ना तो आपको 5 इयर्स करना पड़ेगा, मगर आप अगर ग्रेजुएशन के बाद जैसे 15th के बाद जाओगे ना तो आपको 3 इयर्स कोर्स मिलेगा। ये डिफरेंस है। और एनीथिंग और कुछ यानी आपको बताना है तो बोलो, मैं बताऊँ। बस इतना ही, क्योंकि जब मैं स्कूल में पूछा तो मतलब कंफ्यूज हो गई, क्योंकि मुझे स्कूल में बताया गया कि आपको या तो सोशियोलॉजी से करना पड़ेगा या साइकोलॉजी से करना पड़ेगा, तो मुझे तो कन्फ्यूजन हुआ कि मुझे पढ़ना लॉ है कि नहीं, तो दूसरी फील्ड बता रहे हैं। करेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ भी करो। आप अगर आपको मैं बताएं ना कि आप कॉमर्स कर लो, साइंस कर लो, कोई सा भी कुछ कर लो, अगर आपको LLB करना है ना। मैं आगे सोच रही थी कि ना मैं 12th तो हो चुका है मेरा, मैं आगे BCom करने की सोच रही थी। BCom के बाद मैं LLB करना चाहती कर सकते हो। मैंने खुद BCom के बाद ही LLB 3 इयर्स का किया। मैं खुद प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना आगे चलकर? मैं खुद BCom मैंने BCom ही किया। BCom कंप्लीट करने के बाद 3 इयर्स कोर्स किया। 2016 में मेरा लॉ कंप्लीट हुआ रिजवी कॉलेज। यानी ऐसा पढ़ाई अच्छी है रिजवी कॉलेज? अच्छी है पढ़ाई तो अपने ऊपर है। पढ़ाई तो हाँ अपने ऊपर ही है। एग्ज़ाम में क्योंकि वो जैसे सेंट्रल एग्ज़ाम होता है वो होता है, वहाँ पे कॉलेज वाले और इन लोग नहीं आते बराबर। नहीं, और आपको कुछ पूछना है तो आप पूछें। वेलकम। ये आपका बैंकिंग का होगा, ठीक है। अगर आप बैंकिंग के लिए जाते हो, बैंकिंग की फिर डेट्स रिलीज़ होती है, वो डेट पे आपको अप्लाई करना है और फिर आपको एग्ज़ाम्स देना है। आपको सेंटर लगते हैं, वो सारा नोटिफिकेशन आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स होती है वहाँ पर पता चलता है, ठीक है। तो सेंटर लगेगा, वहाँ पर जाके आपको एग्ज़ाम देना है। फिर सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ वो सब प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है। फैशन डिज़ाइनिंग, राइट। फैशन डिज़ाइनिंग आप 12th के बाद डिप्लोमा कर सकते हो, जैसे आपने किया HSC इन BA। फैशन डिज़ाइनिंग के लिए भी आपको किसी भी स्ट्रीम से होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप आर्ट्स से हो तो भी ठीक है, अगर आप कॉमर्स से हो तो भी ठीक है, अगर आप साइंस से हो तो भी ठीक है, ठीक है। वंस आपका HSC हो गया, कुछ जगहों पर SSC के बाद भी वो लोग डिप्लोमा ले लेते हैं। सर्टिफिकेशन होता है, फिर डिप्लोमा होता है, फिर बैचलर्स होता है, ठीक है। तो अगर आपका जैसे HSC कंप्लीट हो गया, HSC के बाद यू कैन गो फॉर आपका फैशन डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा, FD भी बोलते हैं फैशन डिज़ाइनिंग को शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। और साथ में आपका ग्रेजुएशन आपको कंप्लीट करना है विच इज़ BA, ठीक है। फिर एक बार आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो गया, इसके बाद है ना, अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हो तो आपका बैचलर्स इन फैशन डिज़ाइनिंग होता है विच इज़ इक्वलेंट टू ग्रेजुएशन, ठीक है। तो आपका बैचलर्स इन FD, ठीक है। फिर इसके बाद आपका जो अच्छे, अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ते हो तो वो लोग आपको इंटर्नशिप देते हैं, ठीक है। जो अच्छी कंपनीज है फैशन डिज़ाइनिंग की, वहाँ पर वो लोग आपको इंटर्नशिप देते हैं। ये पूरी जर्नी में आपका बाय द एंड ऑफ द जर्नी आपका एक पोर्टफोलियो बनता है, ठीक है। और ये पोर्टफोलियो बनने के बाद आप फिर बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ होती है जहाँ पर फैशन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ होती है, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा, ठीक है। तो जो बड़ी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ होती है, जो बड़ी बड़ी फैशन डिज़ाइनिंग की बुटीक्स होते हैं, जो लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं या बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, सबको फैशन डिज़ाइनर्स लगते हैं, क्योंकि तो वो फैशन उनके कपड़े जहाँ पर डिज़ाइन होते हैं वहाँ पर जब आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पर आपका ये जो पोर्टफोलियो यहाँ पर बना है एंड में, ये पोर्टफोलियो आपको प्रेजेंट करना होता है कि आपने क्या क्या डिज़ाइंस बनाए हैं, क्या क्या डिज़ाइंस आपने सीखे हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ कैसे टाइप के डिज़ाइंस में है, फिर उस हिसाब से आपको जॉब लगता है।
और ये मतलब हम लोग कॉमर्स मतलब 12th कंप्लीट हो जाएगी तो बीकॉम करना है तो उसके लिए मतलब कितने परसेंटेज होना चाहिए? कॉलेज वाइज डिपेंड करता है। अगर मतलब हर कॉलेज के अलग अलग परसेंटेज होता है। अगर बहुत अच्छी कॉलेज है तो उसमें हो सकता है 90% हो, 95% हो, 98% हो। बट अगर बहुत एवरेज कॉलेज है तो उसमें हो सकता है 50%, 60%, 70% पे भी ले लें। और उसके भी नीचे लेवल की कॉलेज हुई तो 50% या उसके अंदर भी जो परसेंटेज आते हैं उनको भी ले लेते हैं। तो आपको पहले तो डिसाइड करना है कि आपको कैसी कॉलेज में जाना है, ठीक है, और उस हिसाब से आपको मेहनत करना है कि आपका परसेंटेज क्या आएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस समझाइए, क्लियर एकदम, थैंक यू। नहीं, अच्छा, मगर कॉमर्स क्यों, आर्ट्स क्यों नहीं चूज़ किया, साइंस क्यों नहीं चूज़ किया? पहले कॉमर्स पर आते हैं ना, कॉमर्स में क्या है वो बाद में देखते हैं। बट हम कॉमर्स में आर्ट्स क्यों नहीं लिया, साइंस क्यों नहीं, डॉक्टर क्यों नहीं बन रहे? हाँ, डॉक्टर डर लगता है। फिर कॉमर्स क्यों? कॉमर्स ही, मैथ्स बहुत अच्छा है, मैथ्स अच्छा है, ठीक है। तो अगर कॉमर्स में अगर मैथ्स बहुत अच्छा है ना तो सीए बनना चाहिए ना। किसने बोला ऐसा? सब बोलते हैं, मैं ये गलत बोलते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका मैथ्स अच्छा है तभी आप सीए कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आपका मैथ्स बुरा भी है ना तब भी सीए कर सकते हो, ठीक है। तो मैथ्स का और सीए का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। आप 12th में जाओगे तो आप क्या करोगे? आप फर्स्ट ईयर आप ये भी कर सकते हो, आपका बीकॉम होगा, ठीक है, या बीएमएस होगा, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट साइंस, या बीएफएम, बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये 3 चीज़ होती है, तीनों में आप घूम फिर कर तो चीज़ वही होती है। तो 10th हुआ, 12th दिया आपने, 12th के बाद ये 3 है, ये तीनों चीज़ आसपास रिलेटेड चीज़ है, इट्स नथिंग न्यू, ठीक है। तो आप इसमें से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। सबसे आसान है बीकॉम, सबसे आसान बीकॉम है। ये बीएमएस करो और बीएफएस ये करो और वो करो, कोई इसके कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप नॉर्मल बीकॉम करके पास भी हो सकते हैं, ठीक है। आप बीकॉम कॉलेज जाकर भी कर सकते हो, आप करस्पॉन्डेंस भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों ऑप्शन है। अगर कॉलेज जाकर करना इज़ ऑलवेज बेटर, बिकॉज आप वहाँ जाओगे, आप सीखोगे, जाओगे, लोगों से बात करना, एक तो एजुकेशन भी होगा, और एजुकेशन के साथ होता है कि लोगों से कैसे मिलना जुलना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो भी एक हो जाएगा कॉलेज, और कॉलेज की लाइफ भी तो मज़ा करने का है, वी वॉन्ट टू एंजॉय द कॉलेज लाइफ, ठीक है। अब इसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। आप 12th के बाद आप लॉ भी कर सकते हो, आप सीए कर सकते हो, आप सीएस कर सकते हो, ठीक है, आप सीएफए कर सकते हो, आप स्टॉक मार्केट में जा सकते हो, ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्चुअल साइंस, ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एमबीए, ठीक है। ये इतनी सारी चीज़ें मोटी मोटी सी जो हमारे यहाँ पर है। लेट्स कम टू एमबीए, ठीक है। एमबीए मतलब क्या? एमबीबीएस तो वो अलग होता है, डॉक्टर सर्जन बन जाता है। ये मार्केटिंग जो आप बोल रहे थे ना, मार्केटिंग और फिनेंस, वो एमबीए से रिलेटेड है। मतलब आप एमबीए कॉलेज में जाओगे, आप वहाँ पर प्रोजेक्ट्स करोगे। ज़्यादातर व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डूइंग एन एमबीए? मेन पर्पस एमबीए का करने का क्या है? ताकि आपका जो बोलने का स्किल हो ना, द एबिलिटी टू सेल योर सेल्फ। मतलब ये अगर अभी आप यहाँ चले गए और आपको बोलना है कि आप अपने बारे में बोलो, व्हाट्स योर नेम बाय द वे? हाँ, हुसैन। हाँ, तो हुसैन को अपने बारे में बोलना है। तो जब एक एमबीए आएगा और एक दूसरे जो बाकी प्रोफेशनल आएंगे, एमबीए हमेशा तुरंत आगे आकर बोल पाएगा, बिकॉज उनको जो 2-3 साल जो सिखाया जाता है वो यही सिखाया जाता है, हाउ टू टॉक, हाउ टू डिलीवर, हाउ टू प्रेजेंट देमसेल्फ, हाउ टू सेल देमसेल्फ। सो एमबीए इज ऑलवेज गुड मार्केटर्स, इसी से एमबीए गो इनटू द मार्केटिंग फील्ड, करेक्ट। बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर आपने एमबीए किया तो आपको मार्केटिंग ही करना है। एमबीए इन फिनेंस भी होता है, एमबीए इन एंटरप्रेन्योर मतलब क्या? आपको अपना खुद का स्टार्टअप करना है, आपको टी शर्ट बनाना है। जैसे वो बदमाश कंपनी में ना जो टी शर्ट का कलर चेंज होता है, आपने कोई इनोवेटिव बनाया, ये टी शर्ट में ऐसे पहनो कि उससे बहुत ठंड लगती हो, समथिंग लाइक दैट, यू फील वेरी कूल। तो आपने कोई इनोवेटिव चीज़, मतलब वो क्या हो गया, आपने एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप करना है, तो वो कैसे करना है उसमें भी है, साइकोलॉजी में भी है, स्ट्रैटेजी कैसे बनानी उसमें भी एमबीए। तो एमबीए का मतलब नहीं सिर्फ मार्केटिंग होता है, एमबीए में भी बहुत सारे स्ट्रीम्स हैं, तो उसमें सब में आप कर सकते हैं, करेक्ट। सो आफ्टर दैट बिकम्स एमबीए, ठीक है। ये एमबीए का नाम हमारे हमेशा दिमाग में आता है। दूसरा बन जाता है सीए। अब सीए क्या है? चार्टर्ड अकाउंटेंसी, करेक्ट। ये आप कम कर सकते हैं आफ्टर 12th, यू कैन ईदर डू इट आफ्टर 12th और यू कैन डू आफ्टर ग्रेजुएशन। एमबीए कब करोगे? आफ्टर ग्रेजुएशन। सीए, सीएस, सीएमए, ये कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, ये सब कब करोगे? आप 12th के बाद शुरू कर सकते हो, ठीक है। अब आपको अगर कॉस्टिंग करना है
मतलब इसका कॉस्ट करना है, इसमें बचाना, पैसे कैसे बचाना है, इसका प्राइस कैसे फिक्स करना है, एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द कॉस्टिंग, तो क्या होगा, वो कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाएगा। ठीक है। एक होता है कंपनी सेक्रेटरी, जैसे कंपनी फॉर्म करना है, उनके डायरेक्टर्स हो गए, वो रजिस्टर कैसे करना है, उनका कैपिटल कितना होना चाहिए, क्या रूल्स होना चाहिए, क्या बोर्ड मीटिंग होना चाहिए, ये सब कौन करेगा, CS करेगा। ठीक है। और पैसा कितना चाहिए, अकाउंटिंग कौन करेगा, फ्रॉड हुआ तो कौन देखेगा, ये सब कौन देखा है, ये CA देखेगा। तो ये तीनों आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना है। एक और कोर्स है जो TY के बाद होता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्चुअल साइंस। हाँ, दैट इज समथिंग, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, एक्चुअल साइंस हैपेंस आफ्टर ग्रेजुएशन। इसमें मैथ्स की बहुत ज़रूरत है, इसमें 13 पेपर होते हैं। ठीक है। अगर आपके 4 पेपर भी हो जाते हैं ना, तब भी आपका जो स्कोप होता है वो 40-50 लाख का हो जाता है। तो एक्चुअल साइंस थोड़ा सा डिफिकल्ट बिकॉज इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स, बट इवन द स्कोप इज इमेंस। ठीक है। तो आप 12 के बाद आप मतलब एक बार तो आपका कॉमर्स का डिसाइड होगा, कॉमर्स के बाद ये डिसाइड करो कि आपकी स्टार्ट किससे करना है। कॉमर्स में आपको BCom तो बाय डिफ़ॉल्ट लेना है, उसका कोई ऑप्शन है। आप BCom के साथ क्या करोगे, क्या सिर्फ BCom करके काम खत्म हो जाएगा? द आंसर इज़ नो। ग्रेजुएशन करके आप कितना कमा लोगे, 10, 15, 20, 25 हज़ार। अगर बढ़ेगा भी तो 10%, 20% इंक्रीज होगा। मतलब वो जो बता रहे थे ना, तो 2 लाख और 2.5 लाख, मतलब कम से कम 10 से 15 साल लग जाता है। और अगर आप प्रोफेशनल कोर्स में स्टार्ट करोगे तो शायद वो 2 लाख पैकेज शुरू भी हो जाएगा। सो इट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन हाउ यू प्लान योर थिंग्स, और आपको प्लानिंग सही करनी है। ठीक है। तो ये प्रोफेशनल कोर्सेज थोड़े से डिफिकल्ट तो होते हैं, बट वो डिफिकल्ट तो हम भी थोड़ी ना कम है, करेक्ट। वी ऑल्सो हैव दी एबिलिटी, तो हम भी उसको पार कर लेंगे। ठीक है। नाउ कमिंग टू व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट CA। ठीक है। तो 2 तरीके का होता है, CS का भी और इसका भी, कॉस्ट अकाउंटेंट का भी, कि आप कब बनोगे। आप या 12 के बाद कर सकते हो या आप TY के बाद करोगे। अगर आप TY के बाद करोगे तो टाइम ज़्यादा लगता है, करेक्ट, क्योंकि 21 के बाद आप शुरू करोगे तो कोई भी कोर्स 4 साल से कम नहीं, मतलब 25 साल तक आप बनोगे अगर नॉर्मल पास हो। बट इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू इट विथ 12, अब उसमें क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि आप 12th किया तो आप BCom भी कर रहे हो, उसके साथ आपने वो प्रोफेशनल कोर्स भी किया, और वो प्रोफेशनल कोर्स के साथ आपको आर्टिकलशिप मतलब इंटर्नशिप, आपको कोई CA के पास या CS के पास जाके आपको एक्सक्यूज मी काम भी करना पड़ेगा। सो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट, होगा मुश्किल और होगा जल्दी, करेक्ट। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं। अब CA, CS और तीनों के अंदर इसमें क्या होता है कि आपको स्टार्ट कब से करोगे, आप स्टार्ट करोगे फाउंडेशन से 12 के बाद। फाउंडेशन के बाद आप एक बार फाउंडेशन क्लियर करोगे तो आपका आएगा इंटर, और एक बार इंटर क्लियर करोगे तो आपका आएगा फाइनल। तो जब फाउंडेशन क्लियर हो गया अगर आपने 12 TY के बाद किया तो आपको फाउंडेशन करने की ज़रूरत नहीं है, फाउंडेशन निकल जाता है, सीधा इंटर आ जाता है। तो इंटर और फाइनल। ठीक है। एक बार फाउंडेशन क्लियर हो गया, इंटर क्लियर हो गया, उसके बाद आपको स्टार्ट करना पड़ता है आर्टिकलशिप, मतलब आपको कोई CA फर्म के साथ जाकर काम करना होगा। ठीक है। आप मुझे बताइए, बाकी कोर्स का तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैं CA का तो पक्का बता सकती हूँ कि CA करने के लिए कितना खर्च लगेगा अंदाजे से। जैसे अगर आपने ये किया, क्या कहते हैं, लॉ किया, लॉ के लिए भी ज़्यादा खर्च नहीं है। अगर जैसे इंजीनियरिंग कर लिया आपने, या आपने डॉक्टर बन गए तो बहुत मोटा खर्चा होता है, करेक्ट। वैसे CA करोगे तो कितना खर्चा होगा, उसमें मोटा खर्चा होगा 1 लाख तो कम से कम होगा, कितना होगा 1 लाख का खर्चा होता है, मगर वो 1 लाख रुपए वापस भी मिल जाते हैं, मतलब एक जेब से दो, दूसरी जेब से मिल जाते हैं। कैसे? क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 70-80,000 का पूरा CA का खर्च 3 साल का खर्च होता है। ठीक है। मगर जब आप इंटर्नशिप स्टार्ट करोगे, आप जब कोई CA के साथ काम करना शुरू करोगे तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा, आप हर महीने, तो स्टाइपेंड कम से कम 5,000 होता है, कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा पता है कितना होता है? 80,000 पर मंथ। तो ये तो अभी आप तो सीख रहे हो, आपको सीखने के 80,000 मिल रहे हैं। तो जब आप क्लियर हो जाओ, अगर आप जब वहाँ पर काम करने लगोगे तो आपको कितना मिलेगा, उसका कम से कम 3 गुना मिलेगा, कम से कम 3 से 4 गुना मिलेगा, करेक्ट करेक्ट। तो हम बहुत छोटा, तो अगर 5,000 से शुरू करोगे, ठीक है, तो 5,000, ठीक है, तो 5,000 इंटू 12 60,000 हो गया। 3 साल अगर आप इंटर्नशिप करोगे तो 1,80,000 हो जाएगा। 1,80,000 के अंदर से आपका फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का खर्चा हो गया, तब भी 80,000 बचा। तो 80,000 के लिए शायद हो सकता है कि यू हैव स्पेंड, आपने कोई क्लासेस ले लिया, कुछ किया हो, करेक्ट। तो दैट मीन्स आपको अल्टीमेटली कुछ खर्च हुआ। इसमें सिर्फ मेहनत है। अभी इसमें मेहनत क्यों है, क्यों ऐसा कर, आपने सुना होगा ना, CA से प्रोफेशनल कोर्सेज बड़े डिफिकल्ट होते हैं, कोई निकलता ही नहीं है। ये क्यों नहीं निकलते, इसका प्रॉब्लम क्या है?
आपके हर फाउंडेशन में 4 पेपर होते हैं, ठीक है। जैसे आप इंटर में आ जाते हो, देयर आर 2 ग्रुप्स, मतलब 2 ग्रुप हो गए। एक ग्रुप में 4 पेपर होते हैं, दूसरे ग्रुप में 4 पेपर। हम इंटर में की बात करें, फाउंडेशन में सिर्फ 4 पेपर होके ख़त्म हो जाता है। फाउंडेशन हो, इंटर हो या फाइनल सी हो, आपको हर पेपर को कितने मार्क्स, हम जैसे नॉर्मल अगर हम करेंगे तो कितने मार्क्स पासिंग है, 35 मार्क्स, ठीक है। वैसे इंटर के सीए के अंदर आपका 40 मार्क्स पासिंग है, तो आपको 40 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपने दिए फाउंडेशन के 4 पेपर हो गए, दैट मीन्स 4 × 4 कितना हो गया, 160। दैट मीन्स आपको 160 मार्क्स मिले, आप पास हो गए? नहीं। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको एग्रीगेट मतलब चारों पेपर मिला के आपको 200 मार्क्स चाहिए, चारों पेपर मिला के 200 मार्क्स चाहिए, मतलब पासिंग परसेंटेज कितना हो, 50% हो गया। तो फॉर एग्जांपल आपको एक पेपर में 39 मिला और बाकी 3 पेपर में 50, 50, 55 मिल गया, मतलब आपका पूरा टोटल 201 हो गया, तो मतलब आप पास हो गए? नहीं। क्यों? क्योंकि एक पेपर में 39 मिला है, जबकि हमारा 201 हो गया है, राइट। तब भी आप पास नहीं हो गए। तो क्या आपको 39 वाला जो आप जिसमें फेल हो, आपको उससे वही पेपर देना है? नहीं, आपको पूरा हिसाब देना है वापस। ये प्रॉब्लम है। मतलब तो अगर फॉर एग्जांपल आप फाउंडेशन से इंटर में चले गए, ठीक है, तो जब इंटर में गए तो 4 पेपर है, दैट मीन्स 160 मार्क्स हो गए, ठीक है। 160 में अगर आप 160 में पास हो गए, नहीं, आपको एग्रीगेट चाहिए कितना, 200, और एक में अगर आपको 37 मिल गए, आपको 215 भी है, तब भी आप पास हो गए? नहीं। और वापस अगर आपको पास मतलब एग्ज़ाम देना तो आपको पूरा ग्रुप देना पड़ेगा। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। मतलब आपको बैलेंस करके, अगर आपको एक अच्छा लगता है तो आप उसी को पढ़ लिया, आपको जो नहीं अच्छा लगता है आप उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको दोनों बैलेंस करके पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना तो है, 1 घंटे और 2 घंटे की पढ़ाई नहीं होती है, कम से कम 6 से 7 घंटे की एवरी डे पढ़ाई होनी चाहिए। दैट इज़ हाउ वी विल गो फॉर, करेक्ट। और ICW, LLB, MBA एक और होता है जो जैसे फिनेंस का होता है। फिनेंस मतलब क्या, स्टॉक मार्केट। तो NSE BSE होता है, करेक्ट। तो NSE BSE से रिलेटेड भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। एक और कोर्स है जिसका नाम है CFA, सुना है? CFA, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ठीक है। ये MBA का जुड़वा भाई है। MBA में खर्चा होता है 20-25 लाख अगर अच्छी कॉलेज में जाओगे तो। CFA का कॉलेज नहीं होता है, इंस्टीट्यूट की तरफ से होता है, कम से कम 5 से 6 लाख का खर्च होता है, ठीक है। मगर वो 5 से 6 लाख पहले साल में आपको निकल जाएगा, मगर वो इनिशियली आपको खुद से पैसे लगाने पड़ेंगे, है ना। क्योंकि फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल, फर्स्ट और सेकंड लेवल बहुत आराम से निकल जाते हैं। थर्ड लेवल में थोड़ी दिक्कत होती है। क्यों दिक्कत होती है? बिकॉज इट्स अ केस बेस। जैसे आपको लाइव मसला दिया गया है कि ये ऐसा है, तो आप उस मसले को किस तरीके से हल करोगे, तो आपकी सोच एक होगी और उनका एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे, वो आपको नहीं पता। तो दैट कुड बी द प्रॉब्लम वेर इट डज नॉट मैच, एंड दैट इज। और हमको आदत क्या है, रट्टा मारने की। रट्टा कभी काम नहीं आता है, करेक्ट। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम, यू आर नॉट एबल टू रिलेट, क्योंकि आपने रट्टा में तो आपको पता ही नहीं कि कौन सा रट्टा कहाँ लगेगा, क्योंकि तो प्रैक्टिकल सिचुएशन है। तो हो सकता है कि 2-3 सिनेरियो मिलकर, 2-3 एप्लीकेशंस मिलकर आप ये कर रहे हैं। सो दैट इज़ हाउ इट गोज़ फर्दर। तो वहाँ पर थोड़ा सा होता है। और एक्चुअल साइंस है, मैंने कहा मैथ्स है, पूरा मैथ्स एप्लीकेशन है, दैट इज़ अगेन वन मोर थिंग दैट कैन बी डन। तो CA, CS, MBA, FRM फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी होता है, जहाँ पर आप बैंकिंग से रिलेटेड भी काम कर सकते हो, ठीक है। वो भी बहुत सिंपल होता है, बट वो मतलब थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा सा स्टैग्नेटेड होता है, मतलब बहुत ग्रोथ जल्दी नहीं होती है। और अगर आप CFA, CA, CS ऐसे भी करोगे तो आपको इंटरनेशनल भी जा सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल आपने CA कर लिया, जैसे मैंने भी CA किया, ठीक है। CA करके मैं सीधा दुबई चले गई थी। क्यों? क्योंकि एक तो पैसे बहुत अच्छे मिलते हैं और मुझे दूसरा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, मतलब मुझे कुछ और डिग्री नहीं चाहिए। तो CAs इन दुबई, सऊदी आर एक्सेप्टेड। तो मतलब इसका मतलब है कि CA इज़ अ डिग्री विच इज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। मगर फॉर एग्जांपल मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो मुझे शायद एक पेपर देना है, तो कुछ इनका टाई अप है इंडिया के CA का और पूरे बाकी वर्ल्ड के साथ कुछ टाई अप है। जैसे दुबई के साथ कुछ नहीं देना है, सऊदी में जाऊँ तो कुछ नहीं देना है, ठीक है। कतर, बहरीन, अपना मतलब मुस्लिम कंट्री में जाऊँ तो मुझे कुछ नहीं करना है। अगर मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है तो 1 पेपर देना है, UK जाना है तो 3 पेपर। तो जहाँ पर मुझे 16, 18 पेपर देने, मुझे एक बार मैं C हो गई तो मुझे सिर्फ 2 या 3 पेपर ही देना है। तो एक और मतलब आप इंटरनेशनल वो 18 पेपर देने पड़ेंगे। एक और है जिसका नाम है ACCA, सुना है? ओके। ये जैसे इंडियन C होता है वैसे UK का C होता है, ठीक है। इसमें होते 13 पेपर। आप ग्रेजुएट हो गए तो आपके 4 पेपर चले गए, ठीक है, तो आपको सिर्फ 9 पेपर देना है। अगर आप CA बन गए तो 9 पेपर चले गए, 4 पेपर बचते हैं। तो एक और फ़ायदा है, मतलब अगर आप CA करो तो बहुत सारी चीज़ों में आपको एग्जेम्पशंस मिल जाते हैं। तो वो एग्जेम्पशंस को भी आप लेके, अगर आपको यहाँ से फॉर एग्जांपल लंदन जाना है,
तो आप यहाँ से ACCA करके चले जाओ, CA करें तो 9 पेपर एग्जाम दोगे, 4 पेपर और देने। जब CA कर पाओगे तो कौन सा दूसरा कोर्स नहीं कर पाओगे, मतलब और 4 पेपर एक साल में हो जाएंगे। आप चले जाओ लंदन, ठीक है, और वहाँ पर पैकेज कितना होगा, कम से कम 60 to 70 लाख, कम से कम। इट कैन गो टू 1 करोड़ ऑल्सो। द ओनली प्रॉब्लम है कि हम वहाँ तक पहुँचते ही नहीं हैं क्योंकि हमें पता नहीं है, ठीक है। तो कॉमर्स ऐसा नहीं है कि अगर हमने साइंस किया और मेडिकल किया तो ही हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप इसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हो। अब CO के मुझे कुछ नहीं करना, मुझे पढ़ाना है, जैसे अभी फ़िलहाल मैं कर रही हूँ, छोड़ दो सब, तब भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो पढ़ाना इज़ वन ऑफ द मोस्ट नोबल प्रोफेशन, ठीक है। आप तो खुद तो पढ़कर आप दूसरों को अपनी नॉलेज बांट रहे हो, तो उससे बेहतर तो कुछ और होता भी नहीं। तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस विच आर ओपन। आपको चूज़ करना है। जैसे एक बार 10th 12th पहले मेन फोकस होना था कि आपका 12th अच्छे से हो रहा है। जैसे ही 12th क्लियर हो जाता है फिर आप चूज़ करो कि आपको क्या करना है। और कुछ पूछना है? ज्वेलरी मेकिंग, उसका स्कोप अच्छा है क्या? ज्वेलरी मेकिंग का बहुत अच्छा स्कोप है। फैशन डिज़ाइनिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल है, बट अगेन वहाँ पे भी स्कोप अच्छा है। अगर आप एक बार अगर आपका स्टार्ट अच्छा हो जाता है, एक बार आपको एक अच्छा ब्रेक मिल गया, फिर अच्छा स्कोप है। मतलब जॉब्स एंड ऑल में फ्यूचर में अच्छा। यस। इंटीरियर डिज़ाइनिंग तो रिसेंटली बहुत अच्छा चल रहा है। इंटीरियर डिज़ाइन, क्योंकि यहाँ पर अभी आप देख रहे हो रिसेंटली बिल्डिंग्स वगैरह बहुत बन रही है। तो बिल्डिंग्स कैसे बनती है, लोगों को डिज़ाइनर्स चाहिए। कुछ भी अगर बनता है, अगर नॉर्मल से नॉर्मल बिल्डिंग भी बनती है तो उनको भी इंटीरियर डिज़ाइनर्स की ज़रूरत होती है कि पिलर्स कैसे लगेंगे, फिर ये डिज़ाइनिंग पूरा। अकॉर्डिंग टू क्या है जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है वो पढ़ाई करो और उसमें अपना करियर बनाओ, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि आज के टाइम में करियर हर जगह, हर फील्ड में लोग एक्सेल कर सकते हैं, ठीक है, बट आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं है, अगर मुझे इंटरेस्ट है पानी बेचने में, तो फिर अगर मैं पानी बेचूंगी तो मैं बहुत कमा लूँगी। बट अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो फिर मैं अगर MBA करके भी बैठूंगी और मेरा इंटरेस्ट नहीं है अगर MBA की फील्ड में जिसमें मैंने किया है, आई कांट डू एनीथिंग, क्योंकि मैं अपना काम इन्जॉय ही नहीं कर पा रही हूँ ना। अनटिल एंड अनलेस आई एम नॉट इन्जॉइंग माई वर्क, आई कांट डू एनीथिंग। अभी आप रिसेंटली देखोगे मेकअप आर्टिस्ट जो है वो लोग बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि उनको इंटरेस्ट है। बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं जिनका मेकअप स्किल बहुत अच्छा था बट कभी उभरे नहीं, बट लॉकडाउन के पीरियड में उनको टाइम मिल गया, बहुत सारा प्रैक्टिस कर लिया, इंस्टाग्राम पेजेस बना लिए, थोड़ी मार्केटिंग हो गई, तो उनको ऑर्डर आने लगे कि तू मेरा शादी है तो कम एंड डू मी मेकअप, आई पे यू दिस थिंग। कमा रहे लोग। ज्वेलरी मेकिंग का कितने साल का कोर्स है? ज्वेलरी मेकिंग के डिप्लोमास भी है, उसके साल वाले भी कोर्स है। 3 लेवल के कोर्सेज होते हैं। इसमें देखो कोई भी जब आप स्किल पे काम करते हो, स्किल के लिए कोई भी कोर्स करते हो ना, तो 3 लेवल की चीज़ें होती है। एक होता है सर्टिफिकेशन, उसके बाद होता है डिप्लोमा, उसके बाद होता है बैचलर्स, ठीक है। सर्टिफिकेशन कभी भी आप 10th के बाद कर सकते हो, बट इसका कुछ वैल्यू नहीं रहता है। डिप्लोमा का वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, इक्वली इनटू HSC यू कैन से, ठीक है। और जब आप बैचलर्स करते हो तो आप इस चीज़ में मास्टर हो चुके हो, ठीक है। अब आपको बैचलर करने के बाद कोई भी जॉब देगा, वैसा होता है। बट आपका स्किल, अगेन आज के टाइम पे जब भी आप कहीं पे भी अप्लाई करते हो तो लोग आपकी डिग्री से ज़्यादा आपका काम देखते हैं, ठीक है, कि ठीक है इसके बाद डिग्री तो है, इसने मार्क्स भी अच्छे लाया है, बट इसका काम कैसा है। तो अगर डिज़ाइनिंग में आपने कुछ किया और आपका डिज़ाइन एकदम घटिया है, जो लोग से रिलेट ही नहीं हो रहा है, तो फिर वो लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे। वो लोग किसी सर्टिफिकेशन वाले को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है। तो डिग्री इज़ इम्पॉर्टेंट एज वेल एज़ योर डिज़ाइन शुड बी इम्पॉर्टेंट। लेकिन जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपका मास्टर्स होना चाहिए, आप एक्सपर्ट होने चाहिए वो चीज़ में। थैंक यू।